आइए आप एसएसटी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। दिया गया क्वेश्चन, गांधी जी ने गांधी जी ने नमक कानून, गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ, गांधी जी ने नमक कानून उल्लंघन कहाँ किया? ठीक है, तो ये किया था नर्मदा जेल में, दिल्ली में, क्या लाहौर में, क्या चंपारण, कहां पर किया गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, नमक कानून का उल्लंघन? हाँ, नमक सत्याग्रह भी इसे कर सकते हैं। ठीक, तो क्या नर्मदा जेल, क्या दांडी, क्या लाहौर, क्या चंपारण? तो बताइए ये कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन बेटा कि दांडी यात्रा की गांधी जी ने की थी, क्या रॉय के विरोध में, कृष्ण प्रस्ताव के विरोध में, क्या उदारवादी शासन की स्थापना हेतु में, क्या उदारवादी शासन की स्थापना हेतु में, क्या नमक कानून तोड़ने हेतु में? गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, उसका क्या रीजन था? क्या रीजन था? नमक कानून तोड़ने हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु ये गांधी जी ने दांडी यात्रा की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि करो या मरो, करो या मरो का नारा किसका था? करो या डू या डाई, करो या मरो का नारा किसका था? क्या बोस का था, क्या भगत सिंह का था, क्या चंद्रशेखर आजाद का था, क्या महात्मा गांधी जी का था? किसका था भाई बताइए? करो का नारा किसका था? डू एंड डाई का नारा किसका था? ठीक है, तो बता दें आपको कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ही करो और मरो का नारा दिया गया था। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और ये महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? 1942 में। 1942 ईस्वी में ही करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, 1942 में। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूना एक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? पूना एक्ट किन दो नेताओं के बीच होता है? पूना एक्ट दो नेताओं के बीच होता है? क्या गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में होता है, या गांधी जी और नेहरू के बीच में होता है, या गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में होता है, या गांधी जी और सरदार पटेल के बीच में होता है? पूना एक्ट किन दो नेताओं के बीच होता है? बताइए कमेंट करके। बताइए, तो आपको बताएं कि गांधी जी और अम्बेडकर 1932 में होगा, 1932 में। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है बताइए, फटाफट बताइए। गीत के रचयिता कौन है? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, क्या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, क्या सोनलाल द्विवेदी हैं, क्या रामधारी सिंह दिनकर है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बताइए कमेंट करके। बताते हैं कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बताइएगा। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? क्या चटर्जी थे, सरस्वती थे, क्या टैगोर थे, क्या सुभाष चंद्र बोस थे? क्या सुभाष चंद्र बोस थे? कौन आनंद मठ? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कि स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकर के रहूंगा। कथन किसका है?
गोपाल कृष्ण गोखले का है, क्या जवाहरलाल नेहरू जी का है, क्या बाल गंगाधर तिलक का है, क्या महात्मा गांधी जी का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये किसका है, किसका है? तो आपको बता दें बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है पेरियार रामास्वामी, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या वैज्ञानिक थे, क्या समाज सुधारक थे, शिक्षा विधि थे, क्या लेखक थे? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? आपको बता दें ये एक समाज सुधारक थे, ये दक्षिण भारत से आते हैं। तो पेरियार रामास्वामी कौन थे? तो ये बेटा समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वे मार्ग न केवल एशिया के विशाल क्षेत्र को आपस में जोड़ते थे, बल्कि एशिया और अफ्रीका को भी जोड़ते थे। क्या कहलाते थे? क्या रेशम मार्ग कहलाते हैं, राष्ट्र कहलाते हैं, क्या स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहलाते हैं, या उनमें से कोई नहीं? वे मार्ग को न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे, बल्कि एशिया और अफ्रीका को भी जोड़ते थे। बताइए। तो बता दें कहा जाता है रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, सिल्क रूट, क्या कहा जाता है? सिल्क रूट। ये कह रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज की, किसकी की? किसकी की? क्या भारत की थी, क्या अमेरिका की थी, क्या चीन की थी, क्या अफ्रीका की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की? तो आपको बता दें ये अमेरिका की थी, अमेरिका की थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 18वीं शताब्दी में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, क्या था? तो बताइए आप लोग, क्या यूरोप था, क्या अफ्रीका था, क्या एशिया था, क्या अमेरिका था? में विश्व सबसे बड़ा केंद्र था, क्या था? यूरोप। औद्योगिक क्रांति कहाँ आती है? ब्रिटेन में आती है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है, ठीक। और फ्रांस, जर्मनी, ये सब यूरोप महाद्वीप में आते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो बोला है कि देश में भयानक, किस देश में भयानक आलू की स्थिति गई और लगभग 10 लाख लोगों से भी अधिक की मृत्यु हो गई? क्या आयरलैंड में ऐसी घटना हुई, क्या फ्रांस में हुई, क्या ब्रिटेन में हुई, क्या इटली में हुई? इस देश में भयानक आलू अकाल की स्थिति बन गई और लगभग 10 लोगों से भी अधिक की मृत्यु हो जाती है। कहां पर होती है? क्या फ्रांस, ब्रिटेन, इटली? ए ऑप्शन। का प्रारंभ, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ बेटा कहां से होता है, यानी कब होता है? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब होता है? 1914, 1919, 1939, 1942। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, तो आपको बता दें 1914 में, 1914 में 1918 ईस्वी तक ये चलता प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, और 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय चलता, द्वितीय विश्व युद्ध चलता। और उसके बाद में 1900 क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता, छोड़ो आंदोलन, ठीक, आंदोलन। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
सत्यम आ गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मित्र राष्ट्रों में निम्नलिखित देश थे। मित्र राष्ट्रों में निम्नलिखित देश थे कौन थे? क्या ब्रिटेन और फ्रांस थे, क्या रूस थे, क्या अमेरिका थी, क्या ये सभी थे? मित्र राष्ट्रों में निम्नलिखित में से देश थे कौन कौन से? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। दो गुट हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो ब्रिटेन और फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो आपको बता दें कि ये डी ऑप्शन ये सभी थे मित्र राष्ट्रों में। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में कौन से एक वर्ग केंद्रीय शक्तियों यानी सेंट्रल पावर कहा जाता है? सेंट्रल पावर कहा जाता है कौन है जिसको सेंट्रल पावर कहा जाता है? क्या जर्मनी, रूस, फ्रांस को? क्या रूस, जर्मनी, ब्रिटेन को? क्या जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की को? क्या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। से कब तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? क्या 1914 1919 के बीच में? क्या 1939 से 1945 के बीच में? क्या 1919 से 1923 के बीच में? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध बेटा चला 1939 से लेकर के 1945। हाँ, 1939 से लेकर के 1945 में जाकर के अंतिम जो युद्ध किधर से होता है? जापान से। जापान बर्बाद करते अमेरिका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों में सम्मिलित था कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों में सम्मिलित कौन था? क्या जर्मनी था, क्या इटली था, क्या जापान था, क्या ये सभी? कौन था द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों में सम्मिलित था? तो देखो, जर्मन भी था, इटली भी था, जापान भी था, ये भी था, यानी कि डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते हैं। अनुबंधित श्रमिक कहलाते हैं। भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित मजदूर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? क्या गिरमिया कहलाते थे, क्या पूर्णकालिक श्रमिक कहलाते थे, क्या सफेदिया कहलाते थे, क्या एग्रीमेंट श्रमिक कहलाते थे? भारत से विदेश को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। बताइए। तो आपको बता दें कि ए ऑप्शन सही है, गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित श्रमिकों को। क्या कहा जाता है? भारत से विदेश जाने वाले अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था। ए ऑप्शन सही। आगे चलते फटाफट करवाते हैं कि महामंदी का प्रारंभ अथवा आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब? महामंदी का प्रारंभ कह लीजिए या आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1919 में होता है, 1929 में होता है, 1924 में होता है, 1934 में होता है। महामंदी का प्रारंभ बताइए। तो बता दें 1929 में महामंदी का प्रारंभ, 1929 में महामंदी का होता है, याद रखना। 1934 तक चलता है। कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? बताइए कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? क्या अमेरिका पर, क्या फ्रांस पर, क्या चीन पर, क्या फ्रांस पर? हाँ, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? किस देश पर पड़ता है? बताइए। क्या अमेरिका है, क्या फ्रांस है, क्या चीन है, क्या ब्रिटेन?
आपको बता दें ये ऑप्शन सही होगा, अमेरिका, अमेरिका में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 1929 में आर्थिक महामंदी, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था, आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था क्या कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, क्या अत्यधिक निवेश, क्या बैंक का निजीकरण, क्या उद्योगों की संख्या में वृद्धि? बताइए 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था, बताइए। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन। की तरफ चलते हैं, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा इस क्षेत्र पर, क्या नीति पर, क्या परिवहन पर, क्या कृषि पर, या में से कोई नहीं। महामंदी का सबसे बुरा किस पर, किस क्षेत्र में पड़ा, किस क्षेत्र में पड़ा महामंदी का सबसे बुरा असर? तो बता कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र पर सबसे बुरा। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया जाता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया जाता है? क्या 1944 में अमेरिका में, क्या 1945 में फ्रांस में, क्या 1946 में ब्रिटेन में, क्या 1946 में रूस में? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? 1944 अमेरिका में, 1945 फ्रांस में, 1946 ब्रिटेन में, 1946 रूस में। बताइए, तो आंसर क्या होगा? 1944 में अमेरिका में, ठीक। न्यू हैम्पशायर का नाम जगह है, द्वीप पर होता है ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक, अमेरिका, वाशिंगटन में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की स्थापना कहाँ की गई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई? क्या अमेरिका, क्या की गई, क्या ब्रिटेन में की गई, या उनमें से कोई नहीं? बताइए। राष्ट्रीय मुद्रा IMF, तो आपको बता दें अमेरिका में कब की गई थी? 1945, 1945 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में दो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस, क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या विश्व बैंक, यूनियन बैंक, एशियन बैंक? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए। तो आपको बता दें विश्व बैंक, ये इसकी स्थापना होती है, यानी कि इसकी स्थापना होती है 1945, ठीक, 1945, इसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई कब होती है? अभी हमने बताया था बच्चा, कब होती है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना? कब होती है? 1942 में, 1944 में, 1940 में, 1945? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तो आपको बता दें 1945 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कॉर्न लॉ, मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन है? कॉर्न, कॉर्न का मतलब ही मक्का होता है, मक्का पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश? क्या अमेरिका था, क्या रूस था, क्या ब्रिटेन था, क्या फ्रांस था? या ऐसे पूछ लेगा कॉर्न लॉ का संबंध किससे है, ठीक, तो कॉर्न लॉ का संबंध किससे है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से है बेटा, ब्रिटेन से, ठीक। अगला कह दिया गया है कि किस देश से है, कॉर्न लॉ का संबंध किस देश से है? अभी हमने बताया किससे, क्या जर्मनी से है, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से है, क्या ब्रिटेन से है, क्या फ्रांस से है? कॉर्न लॉ से संबंधित देश कौन सा? कॉर्न लॉ से संबंधित देश कौन सा? तो बता दें आपको ये ब्रिटेन है,
ये ब्रिटेन। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ब्रिटेन में कॉर्न लॉ को समाप्त करने का कारण, कॉर्न लॉ को समाप्त करने का क्या कारण था, क्या कारण रहा होगा। ठीक, देखो क्या है, क्या जनसंख्या में वृद्धि ये कारण रहा, क्या कृषि उत्पादों में अधिकता ये कारण रहा, क्या कॉर्न लॉ नियंत्रण ये रहा, क्या उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। बताइए, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ कानून समाप्त करने का क्या कारण रहा, क्या कारण रहा था कि समाप्त कर दिया गया। तो आपको बता दें डी ऑप्शन सही है, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी दूसरे देश में आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क, क्या शुल्क होता है, कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूला जाने वाला शुल्क, क्या आयात शुल्क होता है, क्या जीएसटी होता है, क्या निर्यात शुल्क होता है, क्या ये सभी। बताइए 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 इसका। तो आपको बता दें कि जब आयात, जब कोई चीज किसी देश से आती है तो आयात होती है, जब किसी देश को बेची जाती है तो क्या होती है, निर्यात। तो आपको बता दें तो आयात शुल्क, आयात शुल्क होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, रेंडर पेस्ट का संबंध है, रेंडर पेस्ट का संबंध है किससे है, तो आपको बताना है क्या पेड़ पौधों की बीमारी, या मवेशी की बीमारी से है, या महामारी से है, या इनमें से कोई नहीं। रेंडर पेस्ट का संबंध किससे है, आपको बता दें कि मवेशियों की बीमारी, जो कहां पर मवेशी की बीमारी हुई थी, अफ्रीका, अफ्रीका देश में होती है। ठीक है, हाँ, मवेशी मारे जाते हैं। आगे आगे देखो क्या दिया गया है कि रेंडर पेस्ट नामक पशुओं की बीमारी का महाद्वीप में फैली थी, किस महाद्वीप में फैली थी, अभी हमने आपको बताया किस महाद्वीप में, क्या यूरोप में, क्या एशिया में, क्या अफ्रीका में, क्या अमेरिका में। रेंडर पेस्ट नामक पशुओं की बीमारी किस महाद्वीप में फैली, किस महाद्वीप। तो आपको बता दें कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में ये रेंडर पेस्ट की बीमारी, पशुओं की बीमारी है, मवेशियों से संबंधित है, ये कहां फैली थी, अफ्रीका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या दे रहा है कि अफ्रीका में रेंडर पेस्ट का क्या था, इस टाइप का क्वेश्चन बना है कि अफ्रीका में रेंडर पेस्ट का क्या था, क्या एक जानवर था, क्या एक खेल था, क्या एक घटना थी, क्या एक बीमारी थी, क्या थी ये। तो आपको बता दें कि ये बीमारी थी, जो कैसी थी, मवेशियों की बीमारी थी, कैसी थी, मवेशियों की बीमारी साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में ये फैली। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई, औद्योगिक क्रांति किस देश में बेटा प्रारंभ होती है, तो आपको बता दें कि किस देश में प्रारंभ होती है, क्या अमेरिका में होती है, क्या इंग्लैंड में होती है, क्या रूस में होती है, क्या चीन में होती है। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ होती है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ होती है, क्या अमेरिका में, क्या इंग्लैंड में, क्या रूस में, क्या चीन में। तो आपको बता दें इंग्लैंड में औद्योगिक का जनक किसे कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति की जननी कौन है, इंग्लैंड है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ होती है, इंग्लैंड में होती है। ठीक है, तो इंग्लैंड इसका आंसर राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतरराष्ट्रीय, फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। तो इतिहासकारों के औद्योगिकरण के इस बार यानी कि क्या कहा जाता था, क्या आदि औद्योगिकरण कहा जाता था, क्या उत्तर औद्योगिकरण कहा जाता था, क्या मध्य औद्योगिकरण कहा जाता था, क्या इनमें से कोई नहीं। कौन होगा इसका आंसर, हाँ, जब औद्योगिकरण नहीं था, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी माल बेचा खरीदा जाता था, तो क्या होता था, उसको कहा जाता था आदि औद्योगिकीकरण, आदि औद्योगिकीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या दिया है कि आदि औद्योगिकीकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय, आदि औद्योगिकीकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन होता था। क्या स्कूलों में होता था, क्या धर्मशालाओं में होता था, क्या घरों में होता था, क्या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट करवा लें। आपको बता दें ये सब कहां पर होता था, बाजार के विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन कहां होता था, घरों में होता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
औद्योगिकीकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग था। औद्योगिकीकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग था। क्या सूती और कपास उद्योग था? क्या लोहा और स्टील उद्योग था? क्या खाद्य पदार्थ एवं संबंधित उद्योग था? क्या उपयुक्त सभी? औद्योगिकीकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग था सूती और कपास उद्योग, लोहा और स्टील उद्योग था, खाद्य पदार्थ संबंधित उद्योग था। क्या इनमें से सभी? उपयुक्त सभी। आपको बता दें पहला ऑप्शन सही होगा, सूती और कपास उद्योग। पहले चरण में क्या सबसे बड़ा उद्योग किसका था? सूती और कपास उद्योग। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र कौन था? दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र कौन था? तो आपको बता दें, क्या ब्रिटेन था, क्या अमेरिका था, क्या जापान था, क्या फ्रांस था? सबसे पहला औद्योगिक राष्ट्र कौन था? तो ब्रिटेन था। कौन था? ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिकीकरण किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किया गया है कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत से ही किसने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई? क्या विज्ञापनों ने, क्या व्यापारियों ने, क्या गुणवत्ताओं ने, क्या मजदूरों ने? किसने नई यानी कि विभिन्न उत्पादों को बाजार में फैलाने के लिए नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई? क्या विज्ञापनों ने यानी एडवर्टाइजमेंट ने, क्या व्यापारियों ने, क्या व्यवस्थाओं ने, क्या मजदूरों ने? तो आपको बता दें विज्ञापनों में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, प्रोडक्ट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसका ऐड करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? तो कह रहा है कि अपने माल को और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का तरीका कैसा था? क्या चित्रों के माध्यम से किया जाता था, या कैलेंडरों के माध्यम से किया जाता था, क्या विज्ञापनों के माध्यम से किया जाता था, या रोज के माध्यम से? अपने माल की उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का तरीका क्या था, क्या है? किस तरीके से अपने माल को किस तरीके से बेचा है? तो क्या है? यह है विज्ञापनों के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अपने उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जाएगा। हाँ, लक्ष्य लगाओ, तरीका जैसे गोरे हो। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग 18वीं शताब्दी के युग अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? क्या गेहूं को, क्या सेब को, क्या कपास को, क्या मटर? 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना जाता है? पहला प्रतीक किसे माना जाता है? तो आपको बता दें इसका आंसर होगा कपास। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई। क्या रिचर्ड और राइट के द्वारा, क्या जेम्स वाट के द्वारा, क्या डेनिसो पीटर्स के द्वारा, क्या जमशेद जी नुसर वान जी टाटा के द्वारा? बताइए इसका आंसर कीजिए। हाँ, क्या इसका ये आंसर है रिचर्ड और राइट के द्वारा ये रूपरेखा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला दिया फ्लाइंग शटल थी। फ्लाइंग शटल थी, बताइए। हाँ, फ्लाइंग शटल थी क्या थी? क्या बुनाई की एक मशीन थी, क्या कटाई की एक मशीन थी, क्या रंगाई की एक मशीन थी, क्या फिनिशिंग की एक मशीन थी? फ्लाइंग शटल थी क्या थी, बताइए। आपको बता दें ये आंसर नहीं होगा कि बुनाई की एक मशीन थी। फ्लाइंग शटल क्या थी? एक बुनाई की मशीन थी। कि गुमस्ता क्या है? कि गुमस्ता क्या है? ये दिया गया है कि गुमस्ता क्या है? गुमस्ता क्या है? क्या बुनकर है, क्या कपड़ा व्यवसायी है, क्या वेतनभोगी कर्मचारी है, क्या ऊन बेचने वाला? गुमस्ता क्या है? हाँ, गुमस्ता क्या है? गुमस्ता क्या है, बताइए। हाँ, गुमस्ता है, बता दें ये क्या है? वेतनभोगी कर्मचारी होता है। हाँ, जो निगरानी करता है, क्वालिटी चेक करता है, कर्मचारियों को भी लगाता है, बहुत सारे काम करता है, सुपरवाइजर होता है एक तरीके का। ठीक,
तो ये गुणवत्ता। आगे क्या दिया गया है कि कंपनी के द्वारा एक वेतनभोगी, कंपनी के द्वारा वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में गुणवत्ता की नियुक्ति की गई। क्या बुनकरों पर निगरानी है, इकट्ठा करने हैं, क्या कपड़े की गुणवत्ता जांचने हैं, क्या उपरोक्त सभी। कंपनी के द्वारा एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में गुणवत्ता की नियुक्ति की गई। क्या बुनकरों पर निगरानी है, क्या माल को इकट्ठा करने हैं, क्या कपड़े की गुणवत्ता जांचने हैं, क्या उपरोक्त सभी। बताइए। तो आपको बता क्या होता है इसका आंसर। उपयुक्त सभी यानी कि बुनकरों की निगरानी की गुणवत्ता करते थे, माल को इकट्ठा करने हैं के लिए काम करते थे, कपड़े की गुणवत्ता को जांचने के लिए भी काम करते थे, यानी कि उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्मचारियों के ने बुनकरों पर निगरानी रखने हैं, माल इकट्ठा करने और कपड़े की गुणवत्ता को जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति को कहा, वो कहते थे। क्या जॉबर कहते थे, क्या गुणवत्ता कहते थे, क्या बेल्ट कहते थे, क्या इनमें से कोई नहीं। क्या कहते थे, गुणवत्ता कहते थे। बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए किसको रखते थे। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए किसको रखते थे। क्या जॉबर को रखते थे, बेल्ट को रखते थे, क्या गुणवत्ता को रखते थे, क्या इनमें से सभी। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए किसको रखते थे। तो आपको बता दें जॉबर को रखते थे, जॉबर को रखते थे। ठीक, ये ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे दिया गया है कि नए मजदूरों की भर्ती के लिए उद्योगपतियों द्वारा बनाए रखे जाने वाले जॉबर के बारे में क्या असत्य है, क्या असत्य है, इसके बारे में क्या असत्य है बताइए। क्या वह लोगों को काम के लिए लाता था, वह लोगों को काम के लिए लाता, बिल्कुल सही बात है। विश्वसनीय कर्मचारी होता था, बिल्कुल सही बात है, विश्वसनीय कर्मचारी ही रखा जाता है। क्या वह उद्योगपतियों के घराने का ही होता था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वह काम दिलाने के बदले में तोहफे की मांग करता था, ये बात बिल्कुल सही है। तो सी आंसर सही होगा क्योंकि असत्य पूछ रहा है। क्या पूछा, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या दिया, कॉटेजर कहलाते थे, क्या कहलाते थे, कॉटेजर कहलाते थे। क्या दस्तकार थे, क्या मैकेनिक थे, क्या मजदूर थे, क्या छोटे किसान थे। कॉटेजर कहलाते थे, दस्तकार, मजदूर, छोटे किसान, क्या कहलाते थे कॉटेजर। तो आपको बता दें कि कॉटेजर छोटे किसानों को कहा जाता है, कॉटेजर बेटा किसानों को कहा जाता है। अगले की तरफ चलते हैं। दिया गया ऐसे व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को रेशे, ऐसे व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को बढ़ाया हुनर कहलाता था, डिवीजन कहलाता था, क्या कहलाता था। बी ऑप्शन सही होगा, स्टेपलर, स्टेपलर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि चुन्नटों के कपड़ा समेटने वाले व्यक्ति को, चुन्नटों के कपड़ा समेटने वाले व्यक्ति को फिनिशर कहा जाता था, कलर कहा जाता था, कार्डियन, कार्डिक कहा जाता था। बताइए क्या आंसर होगा। इसे कहा जाता था फुलर, क्या कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखो, कपड़ों की फिनिशिंग के लिए प्रसिद्ध था, कपड़ों की फिनिशिंग के लिए प्रसिद्ध था। क्या कौन था, क्या ब्रिटेन था, क्या लंदन था, क्या अमेरिका था, क्या चीन था। कपड़े की फिनिशिंग के लिए बहुत अच्छी फिनिशिंग होती थी, सबसे अच्छी फिनिशिंग कहाँ होती थी, इसके लिए कौन प्रसिद्ध था। कपड़ों की फिनिशिंग के लिए प्रसिद्ध था, कौन था, लंदन, लंदन था। की तरफ उत्पादों के संगठन क्या कहलाते थे, उत्पादों के संगठन क्या कहलाते थे। क्या काश्तकार कहलाते थे, क्या काश्तकार कहलाते थे, क्या गिरफ्त कहलाते थे, क्या दस्तकार कहलाते थे, क्या मजदूर कहलाते थे। उत्पादों के क्या कहलाते थे।
क्या कहलाते थे? तो बता दें, डी ऑप्शन में ग्रिड्स कहलाते थे, ग्रिड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शहरों के ग्रिड्स का कार्य था, शहरों के ग्रिड्स का कार्य था क्या? कारीगरी को प्रशिक्षण देना, कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादों पर नियंत्रण रखना, मूल्य निर्धारण करना और बताइए इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, उपयुक्त सभी सबका जमा करता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापना हुई, मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई कब होती है? 1924 में, 1944 में, 1951 में, 1924 में, 1854 में, 1854 में, 1909 बताइए। तो बता दें 1854 में बम्बई में पहली कपड़ा की स्थापना होती है, 1854 ईस्वी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 1855 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई, 1855 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल लगाई गई, क्या गुजरात में, क्या बंगाल में, क्या उड़ीसा में, क्या पंजाब में? 1855 में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई, कहां पे लगाई जाती है? तो बता दें आपको, बी ऑप्शन से होगा बंगाल में। हाँ, जूट में नंबर 1 पर पश्चिम, अगर आता है देश की बात करोगे तो बांग्लादेश आता है नंबर 1 पर जूट उत्पादन। अगला देखो क्वेश्चन कि देश की प्रथम जूट मिल कौन से सन में लगाई गई? देश की प्रथम जूट मिल कौन से सन में लगाई गई? 1855 में, 1856 में, 1857 में, 1858 में? बताइए। तो 1855 में, 1855 में बताइए बंगाल में लगाई। की तरफ चले, अगला दिया है गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित, गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित माध्यम से भारत और सागर की बंदरगाह से जुड़ा हुआ था, कौन था? क्या अहमदाबाद बंदरगाह था, क्या पोरबंदर बंदरगाह था, क्या भरूच बंदरगाह था, क्या सूरत बंदरगाह? तो आंसर कौन होगा? सूरत बंदरगाह, सूरत बंदरगाह। अगले चलो क्वेश्चन, डॉन ऑफ द सेंचुरी, डॉन ऑफ द सेंचुरी की किताब पर किसका चित्र प्रकाशित है? क्या ये देवी का है, क्या ये देवता का है, क्या ये मशीन का है, क्या ये मजदूर का? बताइए। डॉन ऑफ द सेंचुरी संगीत की किताब पर किसका चित्र प्रकाशित है? तो आपको बता दें एक देवी का चित्र प्रकाशित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, डॉन ऑफ द सेंचुरी, द डॉन ऑफ द सेंचुरी में पहिया प्रतीक था, किसका था? क्या मशीन का है, क्या समय का है, क्या उन्नति का है, क्या कारखानों का? पहिया प्रतीक है, बताइए। किसका प्रतीक है भाई? तो मशीन का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, मुद्रण की पहली तकनीक कहां विकसित हुई? मुद्रण की पहली तकनीक कहां विकसित हुई? अगला चैप्टर स्टार्ट है, मुद्रण की पहली तकनीक कहां विकसित हुई, कहां पर होती है? दिया गया है चीन, जापान, कोरिया, जापान, इंग्लैंड और फ्रांस, रूस, इनमें से कोई। तो आपको बता दें ये ऑप्शन सही होगा, चीन, जापान और कोरिया, चीन, जापान और कोरिया। आगे चलते हैं कि कार्डियन शैली किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पूछा गया है। तो किताबों को किनारे से मोड़ने के बाद सिलना, सिलने के बाद किनारे मोड़ना, लगे या में से कोई नहीं? बताइए। आपको बता दें ये एक ऑप्शन सही होगा, किताबों से मोड़ने के बाद सिलना, ये कहना है। ठीक, कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या था?
डायमंड था या बाइबल था क्या, चेकबुक था या फिर ग्रीक था, क्या था, क्या था? डायमंड